बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक खुली और वाज़ेह कानून शिकनी जो है वो भी सामने आ गई है। कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आरिफ अलवी साहब जो है वो मैदान में आ गए हैं और आज खबर के मुताबिक वो समरी जो उन्हें कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के हवाले से भिजवाई गई थी, वो समरी उन्होंने बगैर दस्तखत किए वापस कर दी है। इलेक्शन कमीशन, बल्कि इसको अब सिलेक्शन कमीशन कहना चाहिए, वो धांधली क्या है, वो गैर कानूनी हरकत क्या है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। कानून इस मामले में क्या कहता है उस पर भी बात करेंगे। और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो है उनको भी शर्मिंदा किया गया, क्यों शर्मिंदा किया गया उस पर भी बात करेंगे। और एक पाकिस्तान में एक मुर्दे को भी इंसाफ दे दिया गया। मुर्दा कहने पर शायद कुछ लोग मोतरज हों तो उनसे एडवांस माजरत, लेकिन बहरहाल लगता यही है कि उसको भी इंसाफ दे दिया गया। नाजरीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस बनाए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर उसमें लोग थे, लीडर्स थे, उनके खिलाफ भी केसेस बनाए गए थे। तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक तोशाखाना केस बनाया गया था, तोशाखाना नैब रेफरेंस। तो उस तोशाखाना नैब रेफरेंस में जो उनकी वहां से नैब कोर्ट से जमानत थी वो खारिज कर दी गई थी। तो बाद अज़ा उन्होंने जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त जमानत सुनी ही नहीं गई। और जब उनकी दरख्वास्त जमानत सुनने का वक्त आया तो उस वक्त फिर जो है उससे पहले केस का फैसला हो गया था। तो आज जो इमरान खान साहब के वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी, हमने तोशाखाना नैब केस में जो दरख्वास्त दी थी जमानत की, लेकिन उस दरख्वास्त पर फैसला होने से पहले ही एहतसाब अदालत ने मुकम्मल डोज जो है वो दे दी है। इसलिए हमने सजा के खिलाफ जो है फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, जो कि आज समाअत के लिए मुकर्रर है। तो फिर वो दरख्वास्त जमानत इनफ्रक्चस हो गई थी, तो फिर वो दरख्वास्त जमानत जो है वो आज निपटा दी गई है। लेकिन अलमिया ये है कि जिस केस में दरख्वास्त जमानत आज सुनी जानी थी, दरख्वास्त जमानत सुनने से पहले ही उस केस का फैसला जो है वो कर दिया गया है। और पता नहीं आमिर फारूक साहब जो है वो उन्होंने क्यों ये कसम खाई हुई है कि वो तमाम केसेस में जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी बनाए गए हैं उन्होंने इसमें बतौर जज उसको डील करना है सारे मामलात को। तोशाखाना सजा के खिलाफ अपीलों पर जो समाअत है वो भी आमिर फारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कर रहा है, जो इमरान खान और बुशरा बीबी को जिसमें सजा सुनाई गई है। तो आज नोटिस जारी कर दिया गया उसमें स्टेट को, और उसकी जो समाअत है वो जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। इस केस में क्या फैसला होना है इस पर कोई इसका अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले भी जिस किस्म के फैसले किए इमरान खान साहब के केसेस में आमिर फारूक साहब ने, वो पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को और हम वकला कम्युनिटी को तो ज़्यादा पता है कि एक वाज़े माइंड सेट है जो इमरान खान साहब के खिलाफ नज़र आता है उनके फैसलों में। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। लेकिन बार बार जिस किस्म के एतराज़ात किए गए, अदम एतमाद का इजहार किया गया इमरान खान साहब की जानब से, उनके वकला की जानब से, लेकिन उसके बावजूद आमिर फारूक साहब का बजिद रहना और उनके केसेस की समाअत करना ये जाहिर करता है कि शायद वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ, और मैं अदालतों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं आमिर फारूक साहब का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन उनका जो कंडक्ट है यकीनन उस पर सवालिया निशान जो है वो उठता है। उसके साथ साथ नाजरीन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि वो लगता है कि सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। नाजरीन, एक वजारत की जानिब से समरी भेजी गई थी कि जी कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाए। तो सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत नहीं किए और आज ये फैसला किया गया कि 29 तारीख को, चूंकि उसकी आईनी मियाद जो है वो पूरी हो रही है, तो 29 तारीख को, इसी महीने की 29 तारीख को, 21 दिन भी हो जाएंगे, तो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो है उनको याद है, और ये 21 दिन वाली बात भी याद है। इसहाक डार साहब ने भी बात की। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है ये 91, और इसमें ये कहा गया है, इसकी जो क्लास 2 है कि द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कौमी असम्बली की पहली जो मीटिंग है, इजलास है, वो जनरल इलेक्शन के 21वें रोज होगी, अगर सदर इससे कबल इजलास तलब ना करे तो। इस वक्त तो बात बिल्कुल ठीक है कि इजलास जो है वो 21 रोज भी होना, लेकिन
اب وہ ایک حد تک تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اب جو پاکستان میں ہی الیکشن کے جو قوانین ہیں اور جو الیکشن ایکٹ ہے، وہ اس الیکشن ایکٹ کا سیکشن 95 جو ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ یہ کہتے ہیں آن ریسیٹ آف ڈاکومنٹس انڈر سب سیکشن 8 دا کمیشن شیل ود ان 14 days فرام دی ڈیٹ آف پول پبلش دا ڈاکومنٹ آن اٹس ویب سائٹ۔ اور دوسرا جو اس کا سیکشن 98 ہے اسی الیکشن ایکٹ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آن ریسیٹ آف دی فائنل consolidated result from the returning officer, the commission shall within 14 days from the date of the poll publish in the official gazette the name of the contesting candidate who has received the highest number of votes and stands elected۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ تو جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ کے سامنے آ گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کرنا ہے، لیکن آئین کے آرٹیکل 91 کی کلاس 2 جو ہے وہ تو یاد ہے، اور اسی جو قانون ہے الیکشن کا، اس میں جو ہے وہ انتخابات کے 14 دن کے اندر اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی ویب سائٹ پر، اور فارم 45 جو ہے ان کو بھی لگانا وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی یہ آئینی ذمہ داری، قانونی ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے وہ نمبر گیم جو پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ الیکشن جو چرایا گیا ہے، وہ مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے، اس کو کور کرنے کے لیے کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کا پاس ایک یعنی چھوٹا سا جو امکان ہے وہ بھی نہ ہو سکے۔ آج پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ٹوٹو والی سرکار جو ہے وہ پنجاب میں اب آ گئی ہے، شاید کسی کو یہ ٹرم بری بھی لگے، لیکن بہرحال آج پنجاب میں جو کچھ کیا گیا کہ 50 ایم پی ایز کو بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا، لابی میں بند کر دیا گیا، دروازے لاک کر دیے گئے۔ پہلے جو میاں اسلم اقبال صاحب تھے کینڈیڈیٹ، ان کا اسمبلی میں پہنچنا مشکل بنا دیا گیا، بلکہ ناممکن بنا دیا گیا۔ وہ جیسے ایک ایم پی اے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غالباً رانا شہباز صاحب نے یہ کہا کہ جی اتنے کانسٹیبل نہیں ہیں جتنے ایس پی اور ڈی آئی جیز موجود ہیں۔ تو ایک بالکل ایسے ماحول تھا جیسے شاید کوئی بہت بڑا کچھ سانحہ ہونے کے بعد پولیس آتی ہے جس طرح۔ تو پاکستان میں یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں الیکشن کے نام پر مذاق ہوا ہے، قوم کے اربوں روپے جو ہیں وہ ضائع کیے گئے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ادارے جن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا وہ اس غلیظ، مکروہ، گندے اور گھٹیا کھیل میں پوری طرح سے شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن سے جیتا ہوا الیکشن چھین لیا گیا، پنجاب کے مینڈیٹ پر، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ عدالتیں چپ ہیں، خاموش ہیں۔ لیکن ایک مردے کو انصاف دینے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں نے کمر کس لی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے معاملے میں ایک ریفرنس فائل کیا گیا تھا ان کی پھانسی کے خلاف، تو آج جو ہے اس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ جن ججز نے فیصلہ دیا وہ خود بھی متفق نہیں تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ ہے جس میں عدالتی معاون خالد جاوید صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بھی دلائل دیے۔ اور آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے سماعت کے آغاز پر ہی کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا وہ واحد فوجداری فیصلہ جو 935 طویل صفحات پر مشتمل ہے، کیا کبھی کسی ایسے کوئی یعنی ایسا مقدمہ اور بھی ہے جو اتنے تفصیلی فیصلہ لکھا گیا ہو؟ تو پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اتنی تفصیلی فیصلے سے لگتا ہے کہ جن ججز نے فیصلہ دیا وہ خود بھی متفق نہیں تھے۔ تو پھر جب کورٹ کے معاون کے طور پر وکیل موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی جسٹس آفتاب صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اچھے مسلمان نہیں تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا اس میں کچھ غلط نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ عدالت نے یہ بھی کہا اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالتی ریکارڈ پر ایسا مواد دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو ججز پر دباؤ تھا یا تعصب پر فیصلہ کیا گیا۔ اگر ایسے کیا گیا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جی ہر کیس کھولا جائے۔ تو عدالتی معاون نے کہا کہ جی اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی۔ بھٹو اپیل پر سپریم کورٹ میں جس عدالتی بینچ نے کیس سنا اس میں ڈھاک ججز بھی شامل تھے۔ اٹارنی جنرل نے پھر عدالت کو بتایا کہ جی 9 رکنی بینچ نے کیس سنا، بعد میں 7 رہ گئے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ حال ہی میں انتخابات کیس 9 رکنی بینچ سے شروع ہوا تھا جس پر پھر 6 رہ گئے تھے۔ جسٹس معین الدین خان صاحب نے کہا کہ جی نسیم حسن شاہ ایڈاک جج کے طور پر کیس کیسے سن سکتے تھے؟ یہ بھی ان کی جانب سے سوال کیا گیا۔ تو پھر عدالتی معاون جو تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جی آج ہم مختلف دور میں رہ رہے ہیں، اس وقت ہزاروں لوگ جیلوں میں ڈالے گئے، اس وقت لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، بدترین مارشل لا تھا، اس وقت ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دی جاتی رہی،
सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए, मेरे वालिदैन को भी फौजी अदालत में सज़ा सुनाई गई। इस वक्त साज़बाज़ करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने जब भुट्टो को फांसी दी गई, उस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो उस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि हम एक मुख्तलिफ इख्तियार समात के तहत केस को सुन रहे हैं। और सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि हम किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं? क्या हम ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नजरसानी के फैसलों को कलअदम करार दे दें? हम उन फैसलों को कलअदम करार दिए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत गलती करे तो इस्लाम क्या कहता है, हमें सिमत को ठीक करना चाहिए। अब ये बात बड़ी अहम है जो आज उनकी जानिब से की गई है कि जी हमें अगर कोई गलती करे तो फिर क्या करना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है, हमें सिमत को ठीक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आज़ाद नहीं थे, हमें वो मवाद दिखा दे जो मार्शल लॉ था, नाफिज था, ये काफ़ी नहीं है। आज के इस फैसले इस रिमार्क के बाद कि जी अगर कोई गलती करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उससे महसूस यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक जहन जो है वो बना चुकी है कि भुट्टो केस के सिलसिले में जो है वो बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ हुई थी और लगता यही है कि वो शफाफ ट्रायल नहीं था और उनकी मेरिट का, उनकी जो अपील थी उसका फैसला भी मेरिट पर नहीं किया गया। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान में उनकी वो जो अपील की ब्याद थी वो भी गुजर चुकी है, नज़रसानी वाला काम वो भी अब नहीं है और फिर सदर से भी उनकी अपील जो है वो मुस्तरद हो गई थी, तो वो फैसला शायद रिवर्स ना किया जाए। लेकिन इस हद तक ऑब्जर्वेशन जरूर आ जाएगी कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो है वो अदालत से इंसाफ नहीं मिला और उनके फैसले में बहुत सी बेज़ाब्तियां पाई गई हैं। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को शायद इंसाफ मिल जाए और मिलना भी चाहिए, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो बहरहाल इस वक्त अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं, बड़ा अरसा हो गया, 50 साल होने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो जिंदा लोग मौजूद हैं उनका क्या कसूर है? काजी फायद ईसा साहब, अल्लाह ताला ने जिस मनसब पे आपको बिठाया हुआ है, क़यामत वाले दिन आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा कि आपने अपने पास जो मुकदमात थे उसमें इंसाफ से काम लिया या नहीं। इस सवाल का जवाब जो है वो यकीनन आपको देना होगा और इसकी बेहतर है कि आप तैयारी कर लें। ये ना हो कि फिर बहुत देर हो जाए और पछताने का मौका भी ना मिले, क्योंकि एक अदालत अल्लाह की भी है जहाँ ना कोई वकील होगा, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना किसी किस्म के किसी इदारे को प्रेशर होगा। वहाँ आपके आज़ाद जो है वो आपके खिलाफ गवाही देंगे। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।